हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम देख रहे हैं यूके पीएससी की पीवाईक्यू सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, जो आपके लिए जितने भी आपके यूके पीएससी के एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम क्या करते हैं, 10 क्वेश्चन प्लस उसके उसके ऑप्शंस को ऑब्जर्व करते हैं। 4 ऑप्शन को ऑब्जर्व करके जितने भी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होते हैं उनको सब हम डिस्कस करते हैं। ये आपके जितने भी आगामी एग्जाम हैं आपके सारे के सारे लगे हुए हैं, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ आरओ। तो अभी आपके पास बेस्ट टाइम है, अभी आप प्रैक्टिस करते रहिए और साथ में चीज़ों को समझते रहिए। तो ये लेक्चर सीरीज आपके लिए यूके पीएससी के लिए तो हेल्पफुल है ही, साथ में आप यूके ट्रिपल एससी के लिए भी इसको रेफरेंस में ले सकते हैं। अदरवाइज मैंने यूके ट्रिपल एससी के लिए लेक्चर सीरीज बना रखी है, आप उसको वॉच कर सकते हैं, वो प्लेलिस्ट मैंने इसी चैनल पर डाल रखी है। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं, यानी कि लेक्चर नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। ये हमारा उत्तराखंड स्पेसिफिक हम लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं, इसमें उत्तराखंड स्पेसिफिक हम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का लेक्चर की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो निम्न में से किस नगर में वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक है? यहीं पे इसका इंग्लिश में भी दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल। तो जो वार्षिक वर्षा की मात्रा होती है, उत्तराखंड क्या है, पहाड़ी राज्य है, तो यहाँ किस पे डिपेंड करती है? हिमालय, हिमालय की जो चोटियाँ हैं और जो उसका स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ तो उत्तराखंड जो हमारा स्टेट है वो किस तरीके से है, ये हमारा उत्तराखंड है। तो ये सबसे ऊपर क्या आता है यहाँ? वृहद हिमालय। फिर बीच में क्या आता है आपका? मध्य हिमालय। और नीचे क्या आती हैं आपकी? शिवालिक चोटियाँ। तो जो वर्षा का पैटर्न है इन्हीं पे डिपेंड करता है, शिवालिक और फिर यहीं आपका तराई भाबर वाला इलाका भी पड़ता है। तो जो सर्वाधिक वर्षा होती है आपकी, औसत वार्षिक वर्षा जो होती है वो सर्वाधिक कहाँ होती है? आपकी शिवालिक वाले एरिया में, शिवालिक वाले क्षेत्र में। शिवालिक और तराई भाबर जो है आपका, इन एरिया में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। फिर इसके बाद होती है आपकी मध्य हिमालय वाले भाग में, और फिर सबसे कम वर्षा होती है आपकी वृहद हिमालय वाले भाग में, क्योंकि वहाँ क्या है, ऊंची ऊंची चोटियां हैं, तो वहाँ वर्षा की वजह से सीधे बर्फ ही पड़ जाती है। तो शिवालिक में औसत वार्षिक वर्षा कितनी रहती है? 200 सेंटीमीटर प्लस रहती है। मध्य हिमालय में 80 से 200 सेंटीमीटर के बीच में रहती है। ये भी क्वेश्चन बनते हैं, इनको भी आप ध्यान से समझिए। जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, जितने पॉइंट में बताता हूँ, सब क्या है, एकदम एनालिसिस के साथ में बताता हूँ, इनसे क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। तो सब चीज़ नोट करते रहिए और खुद से क्वेश्चन को पॉज करके पहले आंसर करने की कोशिश कीजिए, फिर मेरी एक्सप्लेनेशन सुनिए। और वृहद हिमालय में रहता है आपका 40 से 80 सेंटीमीटर के लगभग औसत वार्षिक वर्षा का रेंज रहती है। तो अगर यहाँ पे क्या पूछा है, किस नगर में, नगर की बात कर रहे हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करता है तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट में क्या अच्छी खासी औसत वार्षिक वर्षा होती है। अगर नगर की बात करें तो सबसे ज़्यादा वर्षा आपकी नरेंद्र नगर, नरेंद्र नगर ये कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है आपका टिहरी में। यहाँ सबसे ज़्यादा औसत वार्षिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। फिर इसके बाद देहरादून के इलाके आ जाते हैं, राजपुर हो गया, मसूरी हो गया, ठीक है। इसी तरीके से लैंसडाउन, जो बेसिकली हमारे हिल स्टेशन है, वहाँ ठीक ठाक बारिश होती है। तो अगर आपको ऑप्शन में एलिमिनेट करने का ऑप्शन मिल रहा है तो आप हिल स्टेशन को प्रीफर कीजिए, क्योंकि वो शिवालिक रेंज में ही आते हैं। जितने भी हमारे ज़्यादातर फेमस जहाँ पर्यटक गंतव्य स्थान है वो शिवालिक रेंज में ही आते हैं। लैंसडाउन हो गया, फिर इसके बाद ऐसे ही कोटद्वार हो गया, ठीक है। इस तरीके से चलता है ये सीक्वेंस, ठीक है, नगरों में इस तरीके से चलता है, ठीक है। और अगर देहरादून की बात करें, देहरादून के बाद नैनीताल में आपकी ठीक ठाक बारिश होती है, ठीक है। नैनीताल, फिर नैनीताल हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, इस तरीके से वर्षा का पैटर्न चलता है। तो अगर इस क्वेश्चन का अगर हम राइट आंसर देखें तो अल्मोड़ा, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है आपकी नैनीताल। नैनीताल क्या है, वर्षा और क्या बोलते हैं आपका, हिमपात के लिए, यानी कि बर्फ भी पड़ती है, बारिश भी होती है ठीक ठाक। तो नैनीताल इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ आप थोड़ा सा वैसे लॉजिक लगा के, हिल स्टेशन के सेंस में देख के, थोड़ा सा ऑब्जर्व करके एलिमिनेट करके आप आंसर कर सकते थे, क्योंकि नैनीताल में ठीक ठाक बारिश होती है और हर साल लोग वहाँ आते हैं बारिश को एंजॉय करने और बर्फ़ को एंजॉय करने। हाँ, अभी तो थोड़ा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से थोड़ा सा चेंज हो गया है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ बारिश ठीक ठाक हो जाती है, अच्छा क्लाइमेट रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड के किस जनपद में वन पंचायतों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? देखो, उत्तराखंड में क्या है, वन पंचायतें गठित की गई हैं जो क्या करती हैं, वनों का संरक्षण करती हैं और वन का वनीकरण के लिए बहुत सारे काम करती हैं, वनों को रेगुलेट करती हैं। तो इससे रिलेटेड अगर हिस्ट्री में देखें तो एक बनाई थी फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी कब बनी करके, तो कब बनी? 1921 में। फिर इसी के तहत क्या हुआ, 1931 में क्या किया गया, वन पंचायत का गठन किया गया, प्रथम वन पंचायत का गठन किया गया। फिर यहाँ से वन पंचायतों के गठन की शुरुआत हुई और अभी हमारी
लगभग 12,167 वन पंचायतें 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग 12,167 वन पंचायतें अभी हैं, जिसमें से देखो क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, देखो संख्या पूछ रहे हैं और दूसरी चीज क्षेत्र यानी कि एरिया की बात कर रहे हैं, तो संख्या में अलग है क्षेत्र में अलग है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, किस जनपद के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है पूछा गया, यानी कि एरिया की बात कर रहे हैं। अगर संख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा वन पंचायत कहाँ है आपकी, पौड़ी में आती है, और दूसरे नंबर में आता है आपका अल्मोड़ा। तो आपको फर्स्ट और सेकंड तो पता होनी चाहिए। और अगर क्षेत्र की बात करें यानी सबसे ज्यादा एरिया किसने कवर करा है, वो है आपका चमोली, और दूसरे नंबर में आता है आपका पिथौरागढ़। यानी कि जो सबसे बड़ा हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसी ने सबसे ज़्यादा एरिया भी कवर करा है वन पंचायतों के अंतर्गत। लेकिन अगर संख्या की बात करेगा तो संख्या यानी कि नंबर की बात करेगा वन पंचायतों का नंबर 1 2 3 4, तो उसमें पौड़ी है। ये ध्यान देना क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्षेत्र पूछा है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका चमोली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश के दुर्गम स्थलों में वनीकरण करने तथा भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी योजना उत्तराखंड में शुरू की गई थी। तो वनीकरण को बढ़ावा देने के लिए इको टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो क्या करती है, वनों को रेगुलेट भी करती है और साथ में ये रोजगार भी प्रोवाइड कराती है। जिससे क्या होता है, पेड़ पौधे लगाना, जंगलों को आग से सुरक्षा करना, अलग अलग तरीके के इसके काम रहते हैं। तो इको टास्क फोर्स द्वारा वनीकरण कार्य, इस क्वेश्चन का डायरेक्ट स्ट्रेट टू द फैक्ट आपका आंसर है क्या होगा, इको टास्क फोर्स द्वारा वनीकरण कार्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न आपदाओं को घटित होने की तिथि से सुमेलित कीजिए। अब देखो यहाँ पे कुछ फेमस आपदाएं हैं, फेमस बेसिकली इनफेमस आपदाएं, मतलब जिसमें क्या है नुकसान ही हुआ। तो इनफेमस आपदाएं हैं, इनकी डेट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, डेट नहीं ईयर भी पता होगा तो आप एलिमिनेट करके आंसर कर सकते हो। देखो सबसे रिसेंटली जो फेमस है वो है आपकी क्या, केदारनाथ बाढ़। केदारनाथ बाढ़ के बारे में तो सभी को पता है कि कब आई थी, 2013 में आई थी। ऑप्शन ए का क्या होगा, 13 जून 2013। देखो ईयर वाला एक ही दे रखा है। और अभी लेटेस्ट की बात करें, ठीक है, एक तो आपके क्या हुआ था, धराली में हुआ था लास्ट ईयर, और एक और आई थी ऋषिगंगा घाटी बाढ़। ये कब आई थी, 2021 में आई थी। तो 3 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर हम ऑप्शंस को देखें, देखो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ये केदारनाथ सबको पता होगा। देखो इसमें तीनों में क्या दे रखा है, ए बी सी में एलिमिनेट नहीं कर सकते, हाँ डी को आप हटा सकते हो अगर केदारनाथ पता है। अब दूसरा देखो, दूसरा ऋषिगंगा घाटी, 3 का क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 3 का 2 अगर ये आपको पता है लेटेस्ट वाला, तो 3 का 2 तो आपका आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही इनफेमस आपको उत्तरकाशी का भूकंप भी पता होगा, 1991 में आया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बता देते हैं। और ये चमोली भूकंप, वैसे तो बहुत सारे आते हैं, तो ये कुछ जहाँ जो जिनकी तीव्रता ज़्यादा थी या जिससे ज़्यादा नुकसान हुआ वो पूछे गए हैं। चमोली भूकंप आया था 29 मार्च 1999 को। तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो जाएगा, इस ऑप्शन में आप थोड़ा सा एलिमिनेशन और थोड़ा सा नॉलेज का हेल्प करके आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। अब चमोली में, अच्छा चमोली में एक और इम्पोर्टेंट एक और आपदा आई थी, कौन सी, विरही गंगा भूस्खलन। विरही गंगा भूस्खलन हुआ था, ये कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके लिए एक कमेटी बनी थी, इसमें 2-3 फैक्ट आपके बनते हैं। विरही गंगा भूस्खलन जो हुआ था ये आपका हुआ था बेसिकली 1893 में। एक विरही गंगा है, विरही गंगा जो नदी है ये आपकी चमोली में पड़ती है। तो यहाँ क्या हुआ, विरही गंगा में भूस्खलन हुआ और यहाँ एक ताल बन गई, गौना ताल। इसी को द्रुमी ताल भी बोला जाता है, गौना ताल या द्रुमी ताल। तो ये गौना ताल बनी, तो उस टाइम पे क्या है, सर्वे हुआ, तो पता लगाया गया कि ये जल्दी टूटने वाली है, तो नीचे से लोगों को हटाया गया, इवैक्यूएट किया गया। तो इसका सर्वे किसने करा था, इसका सर्वे करा था TH हॉलैंड। इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, विरही गंगा भूस्खलन इंपॉर्टेंट। उनने बताया था कि 1 साल के अंदर ये टूट जाएगी 1893 में, तो फिर 1894 में ये टूट भी गई थी ऑलमोस्ट। ठीक है, 1 साल से पहले पहले ही टूट गई थी। तो 1894 में इसमें आपदा आई थी, लेकिन क्या हुआ, नीचे लोगों को हटा दिया था, तो इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ, इसमें बाद में जो गौना ताल है, इसमें बाद में आपदा आई आपकी, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था, 1970 में आई थी आपकी आपदा। जिसने क्या करा था, जिसका नाम क्या है, बेलाकूची आपदा, यानी कि बेलाकूची क्षेत्र को तहस नहस कर दिया था। ये क्या हुआ, दोबारा से इसमें गौना झील टूटी और ये बेलाकूची आपदा आई। तो कब आई ये, 1970, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे एक इनफेमस एक्सीडेंट है मालपा भूस्खलन। ठीक है, मालपा भूस्खलन ये कहाँ हुआ था, पिथौरागढ़ में हुआ था। इससे भी क्वेश्चन बना है, कब हुआ था ये, 1998 में। इसके तो डेट भी आपको पता होनी चाहिए, 1998 18 अगस्त 1998 को।
ठीक है। तो जो कैलाश मानसरोवर यात्री थे तो मालपा नामक स्थान पे वहाँ पे भूस्खलन की चपेट में आए और बहुत सारे लोगों की इसमें डेथ हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड राज्य के पहले एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर की स्थापना कहाँ की जा रही है? एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्कीम एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्कीम। तो ये स्कीम जो है ये बेसिकली संपदा नाम से शुरू की गई थी 2016 में। भारत सरकार ने 2016 में संपदा नाम से शुरू करी थी, फिर इसका नाम बदलकर पीएम किसान संपदा योजना कर दिया था। पीएम किसान संपदा योजना कर दिया था कब? 2017 में। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। ये खाद्य एवं प्रसंस्करण, देखो किसान नाम है लेकिन खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। अच्छा, जो एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर क्या है, अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर बनाए जाते हैं जहाँ क्या किया जाता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहाँ पे बीजों का उत्पादन या बहुत सारी चीज़ें अलग अलग चलती हैं, मेगा फूड पार्क बनाना, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये जो उत्तराखंड का पहला एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर जो एरिया बनाया गया था, ये बनाया था आपका नौथा गांव। नौथा गांव पड़ता है आपका टिहरी में, नौथा गांव टिहरी में एक शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? देखो कीवर्ड पे ध्यान देना है हमेशा, क्या पूछा है? नहीं है पूछा है। तो देखते हैं, ऑप्शंस को ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले क्या है? बगड़ नदी। बगड़ क्या होता है? नाले के निक्षेपण से बना स्थान, बिल्कुल सही है। उखड़ क्या होता है? उखड़ मतलब उसरा यानी कि असिंचित क्षेत्र, बिल्कुल सही है। सेरा, सेरा क्या होता है? ऐसा खेत जहाँ धूप नहीं पहुंचती, नहीं ये गलत है। सेरा में तो अच्छी खासी फसल हो जाती है, अगर धूप नहीं आएगी तो फसल कैसे होगी वहाँ? सेरा ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ अच्छी खेती होती है, उस इलाके को सेरा बोला जाता है। यानी कि चावल की खेती, सेरा जहाँ अच्छी चावल की खेती होती है तो वहाँ ऐसे अलग अलग नाम दिया जाता है। ठीक है, तो सेरा इसका सम्मिलित नहीं, कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और राजबाटी, राजबाटू क्या होता है? आम रास्ता होता है राजबाटा, ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना में कितनी क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट लगाने की स्थापना उत्तराखंड में की जा सकती है? ठीक है, इसी का इंग्लिश में यहाँ पे देख सकते हैं। जो सोलर पावर प्लांट लगाए जाने हैं चीफ मिनिस्टर सोलर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के अंतर्गत कितने किलोवाट के लगाए जाने? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 25 किलोवाट। एक स्कीम आई थी 2020 में जिसके बारे में मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, उत्तराखंड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना 2020 में आई थी। उस टाइम पे कौन थे? हमारे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, तो उनके टाइम पे ये योजना आई थी 2020 में। तो इसमें क्या है, 25 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगाने की अनुमति दी गई थी। इसमें क्या है, कुछ और भी चीज़ें आप ये ध्यान से नोट कर लीजिएगा। पात्र व्यक्ति अपनी निजी भूमि पर या पट्टे पर ली गई भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकते हैं, और इसके द्वारा जो जो एनर्जी जनरेट होगी, जो अपना कंजम्पशन होगा वो तो ठीक है, बाकी जो एक्स्ट्रा बचेगी वो ग्रिड में डाल के यूपीसीएल द्वारा 25 वर्षों तक विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर खरीदा जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट इसे खरीदेगी। यानी कि सोलर पावर को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम लाई गई है। इस योजना को कौन चला रहा है? यूरेडा, यूपीसीएल और एमएसएमई मिलकर इस काम को कर रहे हैं। ठीक है, और राज्य और जिला सहकारी बैंक से इसको फंडिंग या ऋण प्रोवाइड किया जाता है। इसमें सब्सिडी भी मिलती है। ठीक है, ये क्या है, छतों पे रूफटॉप सोलर, ये सब चीज़ें, या किसी के पास लैंड है तो वहाँ पे सोलर लगाने का इसमें काम किया जाता है। तो इसमें 25 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगाने की अनुमति दी गई। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखो कीवर्ड पे ध्यान देना, कौन सा गलत है। यहाँ पे इसका इंग्लिश में हिंदी में दे रखा है और ये इसका इंग्लिश में दे रखा है। ठीक है, तो उत्तराखंड में जैविक उत्पाद परिषद की स्थापना वर्ष 2003 में हुई, बिल्कुल सही है। जैविक उत्पाद परिषद की स्थापना वर्ष 2003 में हुई थी। उत्तराखंड जैविक अभिप्रमाणन अभिकरण, जैसे कभी कभी ये कुछ ऐसे वर्ड समझ नहीं आते तो इसका तुरंत से इंग्लिश में देख लिया। इंग्लिश में क्या बोल रहा है? उत्तराखंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन जैविक प्रमाण पत्र देने वाली जो एजेंसी बनी थी, ये कब बन गई थी? ये तो आपकी 2001 में बन गई थी, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये 2001 में बन गई थी जैविक अभिकरण प्रमाणन जो है, तो बी ही हमारा असत्य। अच्छा, अगला भी देख लेते हैं। मजखाली रानीखेत, मजखाली जगह रानीखेत में यहाँ उत्कृष्टता केंद्र को जैविक प्रशिक्षित एवं शिक्षण संस्थान के रूप में उच्चीकृत कर दिया गया है, ये भी सही है।
जैव विविधता संरक्षण के उद्देश्य से देहरादून स्थित यूनेस्को वन्यजीव संस्थान में विश्व का प्रथम विश्व प्राकृतिक धरोहर केंद्र स्थापित किया गया है। ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन हमें इस महासत्य ढूंढना था तो कौन सा गलत है? उत्तराखंड जैविक प्रमाण अभिकरण, ये कब का है? 2001 का है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलेट वर्ष के अंतर्गत मई 2023 से अगस्त 2023 तक उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में प्रचलित मूल्यों पर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान किस जिले में सर्वाधिक है? अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा डेप्थ में पूछ लिया इसने, कि जिले में पूछ लिया कि कितना है प्राथमिक क्षेत्र का, ये सब परसेंटेज तो पढ़ते हैं, लेकिन किस जिले में सर्वाधिक है ये पूछा गया। अब यहाँ पे आपका क्या है, अब तो बहुत सारा डेटा हर चीज का अलग अलग से आपको याद तो रख नहीं सकते हो, तो इसमें आप क्या करोगे, लॉजिकल गैस लगा सकते हो, लॉजिकल गैस, ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट लगा सकते हो इसमें, क्योंकि हर चीज तो पॉसिबल नहीं है याद करना। तो इसमें क्या कर सकते हो, देखो क्या बोल रहा है, प्राथमिक क्षेत्र। सबसे पहले थोड़ा सा हिंट यहाँ से पकड़ने की कोशिश करना। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है आपका? एग्रीकल्चर आती है, एग्रीकल्चर आती है, एनिमल हस्बेंड्री आती है, यानी कि कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, खान हो गया, जो खदानें होती हैं, ठीक है, उत्खनन, खानों से उत्खनन, ये सब चीजें किसके अंदर, माइनिंग जो है, ये सब किसमें आती है? प्राथमिक क्षेत्र में आती है। तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अगर बेसिकली बात करें, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ये आपके हिंट है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर कहाँ होता है? जहाँ बेसिकली जो तराई भावर वाले इलाके हैं, यानी कि जो प्लेन्स है, प्लेन्स वाले इलाके, तो वहाँ क्या होता है, एग्रीकल्चर ठीक ठाक होता है। तो नैनीताल में भी प्लेन्स वाले इलाके हैं और उधम सिंह नगर में भी प्लेन्स वाले इलाके हैं। तो यहाँ पे आप एक हिंट ले सकते हो। और ऑप्शन में क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान प्रचलित दरों पे किसमें है? दोनों में सही। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी यही है कि नैनीताल और उधम सिंह नगर, ठीक है, इसमें काफी अच्छा योगदान दिया था। बेसिकली अगर ये नहीं भी दिया होगा तो आप ऐसे थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हो, कहाँ ज़्यादा खेती होती है, कहाँ ज़्यादा उत्पादन होता है। तो कहाँ होता है? देहरादून, देहरादून का जैसे बासमती फेमस है, देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, उधम सिंह नगर हो गया, नैनीताल हो गया। ये क्या है, आपके टॉप के डिस्ट्रिक्ट्स रहते हैं जहाँ अच्छी खासी आपकी एग्रीकल्चर होती है। तो यहाँ से आप हिंट लेके इनमें से किसी जो भी आएंगे ऑप्शन, उनसे आप एलिमिनेट करके आंसर कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा आप लॉजिकल गैस लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? नैनीताल और उधम सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण, देखो इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन बनता है 2023-24 का, भी पुराना क्वेश्चन है, तो इसी के रेफरेंस में पूछा गया है। ये था 2023-24 का, लेकिन ये पूछा गया था दिसंबर 2024 में एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था क्वेश्चन। तो प्रचलित मूल्य पर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 2023-24 में कितना है? ठीक है, ये ऑलमोस्ट आसपास ही रहता है, थोड़ा सा पॉइंट में फर्क होता है। तो 2023-24 का पूछा गया, तो उस टाइम पे जो था वो कितना था? 9.9%, लगभग 9% के आसपास ही रहता है। तो इससे ही आप देख लेते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के हिसाब से देख लेते हैं। तो अभी जो क्वेश्चन बनेगा किसका बनेगा? 2024-25 का बनेगा। तो 2024-25 में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ये आपको डिट्टो परसेंटेज याद होना चाहिए, इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो 2024-25 के अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक सर्वे आया था, आर्थिक सर्वेक्षण आया था, तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? 9.34% है। उससे पहले कितना था? 9.9% था। द्वितीय क्षेत्र का कितना है? 44.65%। और ऐसे तृतीय क्षेत्र का आपका 46.02% या 46%, मोटा मोटा याद रख लो। 9% प्राथमिक में, 44-45% द्वितीयक में और तृतीयक में 46%, ये आपको याद रखना है इस तरीके से। अच्छा, इसी से क्वेश्चन ये बन जाता है, इकोनॉमिक आर्थिक वृद्धि 2023-24 में, 2023-24 में इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग आर्थिक वृद्धि की दर कितनी थी? ये थी आपकी 7.83%। ये 2023-24 का भी पूछ सकता है। और 2024-25 के अकॉर्डिंग 2024-25 में आर्थिक वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई थी? 6.61%। ये उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं, ये भी आप नोट कर लीजिए। ठीक हो गया। इस तरीके से हमने आज के 10 क्वेश्चन करे और बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।